पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस को हम सिंड्रोम की तरह देखते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कोई भी सिम्टम्स एक साथ आते हैं और उसका एग्जैक्ट कारण हम नहीं पता कर पाते, उसे सिंड्रोम कहा जाता है। मैम, पीसीओएस अगर किसी को शुरुआत में होना स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे पता चले? कई बार लड़कियां चैट जीपीटी या गूगल से अपने सिम्टम्स डाल के उसे अपने आप ही डायग्नोस कर लेती हैं। ये जो डायग्नोसिस है ये हमेशा डॉक्टर ने बनाना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इसके 2-3 इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन वो ये है कि ये एक और बहुत कॉमन मिथ है मैम, क्या हमेशा वेट से ही इसका एसोसिएशन है? क्या लीन लोगों में भी पीसीओएस हो सकता है? पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 20-30% में लीन पीसीओएस होता है, यानी उनका वजन नॉर्मल या कभी-कभी अंडरवेट होता है। कई बार क्या होता है, एक्ने ठीक हो जाते हैं बट उसके स्कार्स रह जाते हैं फेस पे। तो कोई तरीका है क्या कि वापस वो स्कार्स निकल सके या कम हो सके? डेफिनेटली मैम, कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हम उसमें यूजुअली। नमस्कार, स्वागत है आपका हर हेल्थ टॉक के नए एपिसोड में। आज मैं डॉक्टर कपिला, डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैम। हाय, नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया चित्तावर। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, पीसीओएस के बारे में। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जिस तरह महिलाओं में ये समस्या बढ़ती जा रही है, हर 5 में से एक महिला में पीसीओएस की समस्या आ रही है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम इसे कैसे मैनेज करें, ये क्यों हो रहा है और इससे और क्या दिक्कतें आती हैं। इस महीने यानी सितंबर मंथ में पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है और इसीलिए हम इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। मैम, पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस को एक हम सिंड्रोम की तरह देखते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है जब कोई भी सिम्टम्स एक साथ आते हैं और उसका एग्जैक्ट कारण हम नहीं पता कर पाते, उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कंडीशन है, उसका डेफिनेशन में 3 चीज़ें मुख्यतः देखी जाती हैं। सबसे पहला होता है पीरियड्स लेट होना या पीरियड्स आना ही नहीं। सेकंड होता है यदि शरीर में एंड्रोजन लेवल्स बढ़ने के कुछ सिम्पटम्स आ रहे हों, जैसे कि मुहासे, चेहरे पे, शरीर पे अनचाहे बाल, कभी-कभी ब्लड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाना। ये सारे हाइपर एंड्रोजिनिमिया के लक्षण जब आने लगते हैं तो वो भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है पीसीओएस का। और लास्ट, जिस स्थिति पर इसका नाम पड़ा है, सोनोग्राफी में यदि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमको दिखती हैं, तब उस स्थिति में से 2 में से यदि 3 में से यदि 2 स्थितियां हैं तो उसे पीसीओएस डायग्नोस किया जाता है। जी मैम, पीसीओएस अगर किसी को शुरुआत में होना स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे पता चले? उसे क्या लक्षणों को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें ये अंतर आ रहे हैं और उसे अपना गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक विजिट करना चाहिए? जी, पीसीओएस के साथ दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। एक ओवर डायग्नोसिस भी बहुत हो रहा है और अंडर डायग्नोसिस भी हो रहा है। कई बार लड़कियां चैट जीपीटी या गूगल से अपने सिम्टम्स डाल के उसे अपने आप ही डायग्नोस कर लेती हैं। पर रियलिटी ये है कि जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो पहले के 3 से 4 साल तक माहवारी थोड़ी सी लेट होना, चेहरे पर बाल ज़्यादा आना या एक्ने आना, ये नॉर्मल एडोलेसेंट ट्रांजिशन के फीचर्स होते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कई बार नहीं होता है। तो मेरा यही मैसेज है कि ये जो डायग्नोसिस है ये हमेशा डॉक्टर ने बनाना चाहिए। पर यदि आपको पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं, स्किन चेंजेस आ रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, गर्दन पे या बगलों में काला पैच आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कड़क और काले बाल चिन पर, फेस में, शरीर पर आ रहे हैं, तब आपको डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना डायग्नोसिस कराना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? ये हो क्यों रहा है और इतना बढ़ क्यों रहा है आजकल? इसके बहुत 2-3 इम्पॉर्टेंट इसके मैं समझती हूँ कि रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि ये एक सिर्फ़ रिप्रोडक्टिव या स्किन इश्यू नहीं है। हमारी जो स्किन होती है वो हमारे हेल्थ का और हमारे हार्मोनल बैलेंस का एक रिफ्लेक्शन होती है। सेम वे हमारा जो शरीर और हमारे जो पीरियड्स हैं ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि पीरियड्स का मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है, बट इन रियलिटी जिन महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन का लेवल होता है परंतु टिश्यूज उसको रेजिस्टेंट होते हैं, उन स्थितियों में ये जो इंसुलिन है ये एलएच हार्मोन को ड्राइव करता है और इसके कारण पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है। पीरियड्स में इरेगुलरिटी आने के कारण कुछ और हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण स्किन के चेंजेस आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिप्रोडक्टिव नहीं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है
और हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, डाइट में एक्सरसाइज कम करना, खाने का जो तरीका है हमारा, बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा शुगर और इसके सब्स्टिट्यूट्स जो आजकल हमारे खाने में आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल सही। एक और बहुत कॉमन मिथ है मैम, क्या हमेशा वेट से ही इसका एसोसिएशन है? क्या लीन लोगों में भी पीसीओएस हो सकता है? बिल्कुल। जैसे ही हम पीसीओएस सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि महिला ओवरवेट होगी, ओबेसिटी होगी। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 20 to 30% में लीन पीसीओएस होता है, यानी उनका वजन नॉर्मल या कभी-कभी अंडरवेट होता है, ओके, मगर उनको पीसीओएस होता है। राइट। तो ये एक हेटेरोजेनस डिसऑर्डर है, इसके कई सारे फिनोटाइप्स हैं। मतलब ये आप मानिए कि किसी एक महिला का पीसीओएस किसी दूसरी महिला के पीसीओएस के जैसा नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपने बहुत सही तरीके से ये चीज़ समझाई, क्योंकि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट भी कई बार गर्ल्स एक्ने के साथ आती हैं और उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, दे जंप टू द क्वेश्चन कि मैम एक्ने हो रहे हैं, मुझे पीसीओएस है। तब हम उनको समझाते हैं कि हर एक्ने स्पेशली इन अर्ली टीनेज नॉट नेसेसरी कि वो पीसीओएस के साथ आए। एक और कॉमन पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि आइडियली मीनोपॉजल एज ग्रुप में आता था, वो बहुत अर्ली एज में एज अ अर्ली इंडिकेटर ऑफ पीसीओएस दिख रहा है। क्योंकि एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हैं पीसीओएस में, तो फ्रंटल हेयर में थिनिंग होना शुरू हो जाती है, आगे के बाल कम होने लगते हैं, सामने से स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है। फेशियल हेयर्स, जैसा आपने बताया, इज अ कॉमन इंडिकेटर एक्ने। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने वाला पैचीनेस, यानी नेक पे, अंडर आर्म एरिया में, कई बार फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन भी पीसीओएस का एक अर्ली इंडिकेटर है। सो इसके लिए मैम अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए लोगों को हम क्या मैसेज देंगे, और जो ये मिथ्स है स्पेशली फर्टिलिटी रिलेटेड, क्योंकि जैसे ही पीसीओएस आता है आई थिंक सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि अब प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी, कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या हमें मैसेज देना चाहिए? इसको जैसे मैं कहती हूँ कि ये एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इनफैक्ट 30% महिलाएं जिनको एक्चुअली पीसीओएस है वो फर्टाइल होती हैं, उन्हें अपने आप ही कंसीव हो जाता है। जो बची हुई 60% हैं उसमें से 40 to 50% केवल लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज, डाइट और वेट लॉस से उनका ओव्यूलेशन होने लगता है और वो कंसीव हो जाती हैं। केवल 10% महिलाओं में हमें आईवीएफ या बाकी ऐसी टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी यंग गर्ल्स की मदर्स बहुत वरिड रहती हैं कि इनको पीसीओएस डायग्नोस हो गया है, अब क्या आगे इसको आईवीएफ ही लगेगा, Right. क्या शादी के बाद दिक्कत आएगी? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये डिसऑर्डर 80% इसका ट्रीटमेंट पेशेंट के हाथ में है, केवल 20% हमारे जैसे डॉक्टर्स के पास में इसका ट्रीटमेंट होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उससे स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस अगेन हॉर्मोन्स इम्बैलेंस पे ले जाएगा और फर्दर प्रॉब्लम बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि कई बार ऐसा भी लोगों के सोचने में आता है कि प्रेगनेंसी या कंसीव करना ही इज़ अ ट्रीटमेंट टू पीसीओएस। लोग बोलते हैं कि अरे एक बार कंसीव हो जाएगा तो पीसीओएस ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, और ये शायद सबसे बड़ा मिथ है जो हमें बस्ट करना चाहिए। पीसीओएस इज़ अ लाइफ टाइम डिसऑर्डर। ये पीरियड शुरू होने से मीनोपॉज तक रहता है और हर लाइफ स्टेज में इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं जो महिलाएं फेस करती हैं। तो कंसीव होने से पीसीओएस ठीक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कई महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, कई बार उनके शुगर्स प्रेगनेंसी में हाई हो जाते हैं, डिलीवरी के बाद वो अपना जो पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेज हैं या वेट लॉस है वो प्रॉपरली नहीं करती, तो इनफैक्ट डिलीवरी के बाद कई महिलाओं का पीसीओएस एक्चुअली वर्सन हो जाता है। सिमिलरली जैसे हम मीनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, तो मीनोपॉज के समय इसके जो मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा चांसेस होना, शुगर होने के चांसेस होना, ये सब दिखने लग जाते हैं। तो एक कहा जाता है कि जो पीसीओएस के मरीज़ हैं, वो लाइफ लॉन्ग डॉक्टर्स को पे करते रहते हैं। यंग एज में वो डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लाइंट रहते हैं, फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर उसके बाद वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और इनफैक्ट पीसीओएस के पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो towards the end of their reproductive life, they may even be client for oncologists. So the good thing is that these things can be managed. 80% is in the hands of patient, 20% is in the hands of doctors like us. थैंक यू सो मच मैम।
तो मैं अपने सारे सुनने वालों को ये बताना चाहूँगी कि पीसीओएस इज़ अ मैनेजेबल कंडीशन, और जैसा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही हम इन 60 to 80% Right. पेशेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो लेट्स होप कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और हम बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट कर पाए। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे मैनेज करें, क्या हम मेडिकेशन वाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाइज या एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि हम पीसीओएस के सारे सिम्टम्स करेक्ट कर पाएँ। कई बार जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको स्किन से रिलेटेड बहुत इश्यूज रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब स्किन और डर्मेटोलॉजी ऐसा हो गया है कि पेशेंट्स डॉक्टर्स से ज़्यादा या डॉक्टर्स के बराबर ही स्किन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आ जाते हैं। राइट मैम। तो अगर किसी को पीसीओएस है और वो पेशेंट अपना एक्सरसाइज कर रही है, डाइट फॉलो कर रही है, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही है, अब जब वो आपके पास आती है तो आप उसे किस तरह से अप्रोच करते हैं अगर उनको स्किन में पिंपल्स और एक्ने की समस्या बहुत ज़्यादा है? मैम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेफिनेटली आप अच्छे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ नई प्रॉब्लम को आने से रोक रहे हैं, बट जो ऑलरेडी एक्ने आ चुके हैं, इरप्शंस हो चुके हैं या मार्क्स बन चुके हैं, दैट नाउ नीड्स अ प्रॉपर मैनेजमेंट। स्किन इन्फ्लुएंसर्स, गूगल, चैट जीपीटी ने ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी हैं, बट एज वी राइटली से नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन। सो एक प्रोडक्ट जो किसी और को सूट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको भी सूट करे। जनरली एक्ने के सारे मैनेजमेंट के लिए जो क्रीम्स आते हैं, ओरल मेडिकेशंस आते हैं, दे काइंड ऑफ ड्राई आउट द स्किन। Right. सो व्हेन समबडी स्टार्ट कि उन्होंने फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लगाया और स्किन उल्टा रिवर्स में ज़्यादा ड्राई हो गई, तो एक्ने इरप्शन बढ़ भी सकते हैं उस वजह से, बिकॉज एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है जो सेबेशियस ग्लैंड को, ऑयल ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर ऑयल टू हाइड्रेट द स्किन और मेक इट मोर बेटर। सो जब हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट किसी की स्किन को एवेल्युएट करते हैं तो स्किन का टाइप यानी उसका नेचर कि वो खुद ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, उसके बेसिस में अ करेक्ट रेजीम विच इंक्लूड्स फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, करेक्ट सनस्क्रीन एंड देन एंटी एक्ने प्रिपरेशन का एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हम एक्ने को भी मैनेज करें बट एक्सेसिवली ड्राई आउट भी ना करें। So please, my message to everyone is to not to experiment with their skin and listen to somebody who's just tried it for their skin. It could be different. आपकी स्किन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोडक्ट वर्क करें, उसको कस्टमाइज करना ज़रूरी है। करेक्ट। अब कई लड़कियों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ, चिन पर, फेस पर, बॉडी पर, इसकी इसमें कई बार घर पे ही वो या तो शेविंग कर लेते हैं या वैक्सिंग का सहारा लेते हैं। व्हाट इज़ योर मैसेज, व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच दिस इशू? ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जितने भी रिसर्च हुए हैं हेयर रिमूवल मेथड्स के रिलेटेड, अगर बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो डेफिनेटली इट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन, और उसका सेफ्टी प्रोफाइल अब बहुत बेटर हो गया है पहले से। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअली पेनलेस है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डिवाइस शुड बी यूएस एफडीए अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर काफ़ी सालों तक रिसर्च हुआ है, ये प्रूव हुआ है कि वो स्किन को डैमेज नहीं कर रहा। रैंडम लेज़र हेयर रिडक्शन जो कि प्रूव्ड नहीं है, अगर उनसे किया जाए तो कई बार पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो सकती है, यानी बाल पतला होने की बजाय इन रिटर्न और थिक हो सकता है, नए टर्मिनल हेयर्स डेवलप हो सकते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट्स शेविंग, बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली सेफ। अगर सही डायरेक्शन, सही डेप्थ के साथ अगर शेव किया जाए तो स्किन डैमेज कम होता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि वैक्सिंग या थ्रेडिंग पे जाएं, बिकॉज ये सब ट्रिगरिंग या पुलिंग मेथड्स हैं जिसमें भी हम स्किन को एक डैमेज बता रहे हैं। वैक्सिंग में एक्सेसिव हीट लगती है स्किन में जब वो हीटेड वैक्स यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग में पुल होता है, तो वो इन रिटर्न पिगमेंटेशन इंड्यूस करता है, लॉन्ग टर्म स्किन को डैमेज करता है। सो बेस्ट इज टू इवेल्युएट कि आपकी स्किन के लिए क्या बेटर है। लेज़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब लेज़र को लोग समझते हैं कि ये एक ही टेक्निक है, बट क्या अलग अलग टाइप के लेज़र होते हैं? क्या उनकी एफिकेसी अलग होती है? अब जब कोई लेज़र क्लिनिक का को चूज़ करे तो क्या वो 2-3 बातें हैं, या क्या हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपके पास कौन सा लेज़र है? ये इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली जब लेज़र हेयर रिडक्शन की बात हो रही है तो 3 से 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले आया था आईपीएल सिस्टम, दैट इज़ इंटेंस पल्स लाइट।
लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस था, नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा लगते थे, थोड़ा बर्न का रिस्क होता था अगर एनर्जी हाई जाती थी। उसके बाद ND-YAG आया, दैट इज़ लॉन्ग पल्स। अगेन इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी कि एट अ टाइम स्मॉल एरियाज को कवर करता था, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर लार्जर बॉडी पार्ट्स वाज मोर। फिर आया इसके बाद डायोड लेज़र। डायोड में भी अब एडवांसमेंट्स आ गए हैं, ट्रिपल वेव लेंथ, क्वाड्रुपल वेव लेंथ, जो एक साथ डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस ऑफ हेयर्स को टारगेट करते हैं। सो दिस इज लेटेस्ट एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज एक तो इसमें कूलिंग बहुत अच्छा है, तो आपको हीट फील नहीं होती। नंबर 2, हेयर रिडक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हेयर एट अ सिंगल सेशन होता है। फाइन हेयर्स पे भी वर्क करता है, थिक हेयर्स पे भी वर्क करता है। लेकिन चूज करते वक्त अदर देन द टेक्नोलॉजी, जो नेक्स्ट चीज़ आपको अपने लेज़र क्लिनिक पे पूछना चाहिए, इट शुड बी कि ये US FDA डिवाइस है या नहीं। US FDA अप्रूव नहीं होने पर कई बार टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी अंडर पावर्ड होती हैं, और जैसा मैंने लास्ट में बताया कि पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। पेशेंट बोलते हैं मैं 8 सेशंस ले चुकी हूँ, 10 सेशंस ले चुकी हूँ, बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, या मेरे बाल और थिक हो गए हैं। तो चूज़ कि आपका डिवाइस बहुत सेफ हो, US FDA अप्रूव्ड हो, और एक वो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट केयर अंडर सेटिंग्स दी जा रही हैं। अगर टेक्नीशियंस करते हैं तो कई बार वो ट्रेंड नहीं होते कि एनर्जीज को किस तरह बढ़ाना है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही करते रहते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते। राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कंटिन्यूअसली लेज़र कराते रहते हैं, बट वो साथ-साथ में लाइफ़स्टाइल और अपने हार्मोनल प्रोफ़ाइल का ध्यान नहीं देते हैं। तो कौन से वो पेशेंट्स हैं जिन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ-साथ गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए? राइट मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेयर थिकनेस इन पेशेंट्स ऑफ PCOS बढ़ा ही इस वजह से क्योंकि उनके एंड्रोजन लेवल्स हाई थे। तो ये तो हम इनिशियली ही पेशेंट्स को समझाते हैं कि अगर आप PCOS के हैं, या एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हर लेज़र हेयर रिडक्शन वाले पेशेंट का एक प्राइमरी प्रोफाइल कराना प्रेफर करती हूँ, टू अंडरस्टैंड कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। ऐसे केस में उन्हें नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा लगेंगे फ्रॉम अ रेगुलर पर्सन। नंबर 2, एंड्रोजन लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लाना बहुत ज़रूरी है। सो उनको एक प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के साथ लेज़र हेयर रिडक्शन लेना चाहिए, तब उन्हें रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। एग्जैक्टली तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके सिटिंग्स चल रही हैं, और उनको कई बार हम 2-3 दवाइयाँ देते हैं जिससे उनके जो फ्री एंड्रोजन लेवल्स हैं, यानी जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स बायो एक्टिव हैं, उनके लेवल्स बॉडी में कम होते हैं। तो वो कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो स्पेसिफिकली एंटी एंड्रोजन्स के साथ बनी है, स्पाइरोनोलैक्टोन नाम की दवाई होती है, और भी कुछ और पोटेंट एंटी एंड्रोजन्स हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग हेयर है, लेज़र उसका ध्यान रखेगा, और जो नए बाल हैं वो नहीं बनेंगे क्योंकि बॉडी में जो फ्री एंड्रोजन है वो बाइंड हो चुका है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज और डाइट, क्योंकि एक्सरसाइज से भी बॉडी में SHBG नाम का हार्मोन बढ़ता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है। तो अगर एक्सरसाइज, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और लेजर साथ-साथ में चलें, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट बेस्ट पेशेंट को आ रिजल्ट्स सकते हैं। आएंगे और कम सेशंस में उनको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। राइट। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेट बढ़ता है, PCOS होता है, और वो देखते हैं कि उनकी गर्दन जो है वो काली हो रही है, या जितने भी बॉडी में फोल्ड्स हैं वहाँ पे स्किन थिक हो के थोड़ी सी ऑयली और शाइनी हो रही है, और वहाँ पर एरिया हाइपर पिगमेंटेड है। तो वो ये सोचते हैं कि ये कुछ मैल जमा हो गया है या इसका एक्सफोलिएशन कराना चाहिए। तो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली और हाउ टू डील विद दिस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेट उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होता है। ये वो ग्रोथ फैक्टर है जो बेसिकली स्किन सेल्स को इंक्रीज करता है इन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्किन सेल्स एक्सेसिवली ग्रो करने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लगते हैं, और उन एरिया में देयर इज अ थिकनिंग ऑफ स्किन, जिसको हम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। वो थिक स्किन होने की वजह से वो ज़्यादा वेलवेटी, पिगमेंटेड, डार्क दिखती है। अब एक्सफोलिएशन येस विल हेल्प कि डेड लेयर्स हटाएगा, बट जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि वेट मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से उल्टा ये बढ़ेगा। सो कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हम इसमें काफ़ी कुछ घरेलू चीज़ें लगा रहे हैं, बेसन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हम लोफा यूज़ करते हैं, बट ये दाग जा ही नहीं रहे हैं। सो एक्सफोलिएशन करना है, लेकिन माइल्ड वे में,
प्रॉपर ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव क्रीम्स आर रिक्वायर्ड, साथ में आपका वेट मैनेजमेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, और उसके बाद ही ये चीज़ रिजॉल्व होगी। राइट। सो चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो लेज़र हेयर रिडक्शन हो या एकैंथोसिस का मैनेजमेंट हो, पीसीओएस में मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ओपिनियन लेके कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट बनाए रखें, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है। अब कई बार क्या होता है, एक्ने ठीक हो जाते हैं, पेशेंट्स लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, बट उसके स्कार्स रह जाते हैं फेस पे। बिल्कुल। तो कोई तरीका है क्या कि वापस वो स्कार्स निकल सकें या कम हो सकें? डेफिनेटली मैम, कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो बेसिकली स्किन का सेल टर्नओवर रेट बढ़ाते हैं। जैसे हम उसमें यूजुअली ट्रेटेनॉइन बेस्ड क्रीम्स देते हैं। अगर स्कार्स फ्रेश हैं, स्कार्स बहुत डीप नहीं है, तो उससे भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रोसीजरल मैनेजमेंट। ये उन स्कार्स के लिए होता है जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो चुके हैं, अब वहाँ पे स्किन सेल टर्नओवर से रिजल्ट नहीं आएगा। तो माइक्रो नीडलिंग, विच इज़ बेसिकली बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो स्किन के डीपर लेयर्स में एक माइनर कंट्रोल्ड इंजरी पहुंचाती हैं फॉर न्यू स्किन टू डेवलप, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3 to 4 सिटिंग्स में अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको हम पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के साथ कंबाइन करते हैं फॉर रीडेवलपमेंट। इसके अलावा इसमें फ्रैक्शनेटेड CO2 लेज़र वो यूज़ किया जाता है। अगेन ये एक तरह का कंट्रोल्ड इंजरी है जो स्किन की डीपर लेयर्स में दिया जाता है फॉर इट टू इम्प्रूव स्किन। एंड थर्डली आजकल पिको लेज़र भी अवेलेबल है जो नॉन ऑब्लेटिव फॉर्म है, जिसमें डाउन टाइम कम होता है। तो ये तीनों मेथड से स्कार्स पे भी रिजल्ट्स हैं, बट इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग इट एज अ होलिस्टिक प्रॉब्लम। राइट। इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमने जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में तो बहुत डिस्कस किया। क्या ऐसे कोई फूड्स हैं जो इन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में आपने देखा है लेने से स्किन इश्यूज एकदम से बढ़ जाते हैं? 100% मैम। जितने भी हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, विच कुड बी वाइट ब्रेड, रिफाइंड फ्लावर, पास्ताज, चीज़, ऑल दोज थिंग्स जो कि बॉडी में सडन शुगर स्पाइक कर रही हैं, वो सब ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। एक्ने में हमने इवन चॉकलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा है। आजकल लोग प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली वे प्रोटीन के साथ इंक्रीज इन एक्ने एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो डाइट वाइज अगर वो जितना रफेज फ्रेंडली डाइट होगा, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, वो हेल्प करता है। राइट। सो इन द एंड, इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जिनको पीसीओएस है या जिनके घर में कोई इससे सफ़र कर रहा है? PCOS इज़ अ टोटली मैनेजेबल कंडीशन। इसके अराउंड जितने भी मिथ हैं उनको हटा के अगर आप स्ट्रेस फ्री होके वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल से इम्प्रूव करें, स्लीप पैटर्न बेटर करें, डाइट अच्छा लें, वर्कआउट करें, इवन इफ इट्स अ 30-minute वर्कआउट, ऑल दीज थिंग विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। आपका पीरियड्स भी, आपके स्किन इश्यूज भी, हेयर इश्यूज भी, और आई थिंक ओवरऑल शायद पीसीओएस की वजह से एक बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी इन कंट्रोल। राइट। Thank you so much. I hope you all enjoyed this episode. If you have any questions about PCOS or anything you want us to tell you more about, आप please comments में drop करिए अपने questions. Thank you so much. Thank you.